नमस्ते दोस्तों, वापस एक बार इंपीरियल मनी में मैं दीप गजबे आपके लिए लेके आया हूं आज वापस एक बहुत ही शानदार, जबरदस्त, मजबूत और वेरी नॉलेजेबल पर्सनालिटी एंड प्रोबब्ली यू विल कम अक्रॉस समथिंग सो वेरी वेरी डिफरेंट थॉट प्रोसेस अबाउट इन्वेस्टिंग। और इस बार हम लोग जो नॉर्मली करते हैं टू मीट योर फंड मैनेजर, तो इस बार फंड मैनेजर नहीं है, बट यस वी हैव अ अमेजिंग चैप एंड वन ऑफ द मोस्ट वेटरन seasoned person who is into the investment, Mr. Ajit Menon. So welcome sir. Thank you Deep. बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल पे लाने के लिए, आप थैंक यू दर्शकों के साथ बात करने के लिए Thank you, sir. Just a brief about Ajit is basically Mr. Ajit Menon is the Chief Executive Officer of PGIM India Asset Management Private Limited, and he's working as a CEO. Mr. Ajit is having the huge and great experience of as a manager into the mutual fund industry and the portfolio management services. Ajit is responsible for the direction of the business and its growth strategy in India. And Ajit is not only the just the CEO, but he's an amazing orator. So next another half an hour we will come across that what kind of oratory skills what Ajit is carrying and the thought process as well. Prior to this, Ajit was a president in DSP, he was in Tata and so many different posts. So certainly you will listen to Ajit in a much better and deeper way. So to start with Ajit, my very first question is basically. So, Ajit, what context the data analysis you are coming across in the personal finance for an individual? मतलब एक आम आदमी को कैसे डेटा एनालिसिस करना चाहिए, या फिर ग्राउंड लेवल पे जो हो रहा है कि उसने क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? आज का बाजार बहुत महंगा है और ये हर इन्वेस्टर को हमेशा क्वेश्चन रहता है कि मैं इस बाजार में क्या करूं. So what is your opinion about this? दीप, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मुझे दो कदम पीछे से शुरू करना पड़ेगा कि हम एक कॉमन सेंस, पहले नंबर 1 कॉमन सेंस को यूज जितना हम कर सकते हैं इवन इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ. मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दीप, एक इश्यू ये है कि हम बचपन में, स्कूल में या कॉलेज में ना कि हम में सीखते हैं, ना कि हम वेल्थ के बारे में सीखते हैं, बाकी सब सीख लेते हैं सीरियसली. तो जब हम एडल्ट्स बन जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है कि एक बार नौकरी शुरू होती है तो हम पूरे लॉस्ट रहते हैं और फिर ये देखते हैं कि बाजू वाला क्या कर रहा है, दोस्त क्या कर रहा है, कोई और किसी ने क्या एडवाइस दिया, एक्सपर्ट क्या कह रहा है, और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम उसमें, अगर हम एजुकेशन में ही, अगर हम स्कूल में और कॉलेजेस में अगर इस सब्जेक्ट को सिखाया जाए, बेसिक प्रिंसिपल्स या कॉमन सेंसिकल प्रिंसिपल्स को सिखाया जाए, तो आई थिंक पीपल कैन एक्चुअली गेट अ लॉट बेटर. तो आई विल आंसर योर क्वेश्चन कि कुछ एक ऐसे कॉमन सेंस तरीके से कि इस चीज का जो है, जब हम पैसे के बारे में सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचते हैं, कोई भी मार्केट सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, उसके पहले कुछ स्टेप्स हैं. अगर वो स्टेप्स आपके क्लियर हो तो आप उस सीढ़ी पे और चढ़ सकते हैं. लेकिन अगर आप वो स्टेप्स अगर क्लियर नहीं है तो यू विल ऑलवेज फेस सम प्रॉब्लम. सो व्हाट आर दोस स्टेप्स, राइट? पहला जो कॉमन सेंसिकल स्टेप मैं समझता हूं कि हर एक निवेशक, सेवर हो, इन्वेस्टर हो, उनको ये ध्यान में रखनी चाहिए, वो है सीक्वेंस. पैसे बनाने का एक सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस के फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप अपने हेल्थ के बारे में सब कुछ ऐसा करें कि यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. अब आपको लगेगा कि भाई ये तो इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड के सीईओ है, ये हेल्थ के बारे में क्यों बोल रहा है? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ चीजें अगर आप कॉमन सेंस के तरीके से सोचें, तो अगर आपका हेल्थ आपके साथ अगर रहेगा तो आप जितना छोटा या मोटा वेल्थ बना लो, ऑलवेज एंजॉय दैट वेल्थ. आप करोड़ों बना लो और अगर आपका हेल्थ अगर ठीक ना हो, आपके साथ ना हो, तो उस वेल्थ का फिर क्या जरूरत? तो फर्स्ट इज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. Personally take care of your health. Do everything. Yoga करो, ठीक खाओ, जो करना है करो, but take care of your health. Great. The second step of the sequence is जब आप नौकरी करते हो, आपने कमाना शुरू किया हो, तो आपको फर्स्ट इंश्योरेंस के बारे में सोचना है, फर्स्ट प्रोटेक्शन के बारे में सोचना है, क्योंकि आपकी जर्नी शुरू हो रही है और खुदा ना खास्ता कुछ अगर आपको होता है तो आपके फैमिली को, आपके स्पाउस को या आपके बच्चे अगर हो तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फर्स्ट आपका एडिक्वेट इंश्योरेंस है, ये आपको देखना. तो हेल्थ हो गया फर्स्ट स्टेप, प्रोटेक्शन हो गया सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप हो गया कि आप अपना इमरजेंसी फंड पैसे बना ले. तो इमरजेंसी फंड जो है वो आप भले बैंक में बना ले या म्यूचुअल फंड के कोई लिक्विड फंड में बना दे या कोई सेफ एसेट डिपॉजिट्स में बना दे,
लेकिन आपको अपने जो महीने के खर्चे हैं उस खर्चे के हिसाब से 6 महीने के खर्चे जो है आप साइड में इमरजेंसी फंड बना के रख ले, लिक्विड। उसको आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, उसको सेव करना है, ठीक है? तो वो आप करें, दैट इज योर नेक्स्ट स्टेप आफ्टर डूइंग योर इंश्योरेंस प्रोटेक्शन। एंड देन द लास्ट स्टेप इज कि आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए, इट इज योर फोर्थ स्टेप। जब आपने अपना हेल्थ के बारे में शुरुआत की हो, जब आपने अपना इंश्योरेंस प्रोटेक्शन जो है लाइफ मेडिकल सारा आपने की हो, आपने इमरजेंसी फंड भी तैयार की हो, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट में उतरे। अगर आपने पहले 3 स्टेप्स नहीं किया हो तो आप फोर्थ में उतरे ही नहीं, क्योंकि आपको बहुत तकलीफ होने वाली है और यू विल रीच द सिचुएशन वेयर यू विल बी अननेसेसरीली एंशियस। Financial anxiety has, through surveys, been told that more than 29% of surveyed employees have said that we are not working properly, we are not productive because हमारे सर पे वो financial anxieties ही घूम रहे हैं कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, फैमिली के लिए कर पाऊंगा। तो आप उस एंजाइटी को निकाल, तो ये सीक्वेंस हो गया आपका 4 स्टेप्स, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा जो पड़ाव है, दूसरा जो स्टेप है बिफोर वी गो इनटू थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट इज, आपको ये समझना होगा और आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप सेवर हो, आप इन्वेस्टर, स्पेक्युलेटर और इन्वेस्टर में बहुत अंतर है। और आज के तारीख में अगर आप सिर्फ डीमैट अकाउंट खोल करके दोस्तों के साथ बस शेयर खरीदने में लगे हो, बिटकॉइन में लगे हो, तो आप स्पेक्युलेटर हो। इन्वेस्टर और स्पेक्युलेटर में फर्क ये है कि आप अगर स्पेक्युलेटर हो तो आपको बहुत जल्दी पैसे बनाने हैं, अगले 3 महीने में, अगले 5 महीने में, अगले साल भर। आप इन्वेस्टर हो तो आपके पास कुछ ना कुछ गोल होगा, कुछ ना कुछ टाइम फ्रेम होगा और उस हिसाब से चलते। तो अगर आपने खुद को परख लिया हो कि नहीं मैं इन्वेस्टर हूं, मैं स्पेक्युलेटर नहीं हूं, तो आधे से ज्यादा जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो वहीं पे खत्म हो जाएगी। सो ग्रेट है ना। और मैंने ये भी कहा कि आप सेवर भी हो सकते हैं। इंडिया में ज्यादातर आपको सेवर मिलेंगे, ठीक है? सेवर, इन्वेस्टर, स्पेक्युलेटर, ये थी। तो सेवर जो है वो ये है कि वो अपना पैसा गंवाना नहीं चाहता, जो भी छोटा मोटा जो पैसा है वो अपने बैंक में या कोई छोटे फिक्स्ड इनकम फंड्स में, सेफ डिपॉजिट्स में वो वहां इन्वेस्ट करे, क्योंकि उनके पास अभी वो आर्थिक स्थिति नहीं है जहां पर वो रिस्क ले सके, इक्विटी में इन्वेस्ट करे, SIP करे, व्हाटएवर। सो योर जर्नी विल ऑलवेज बी दैट यू विल स्टार्ट बीइंग अ सेवर and then you have to become an investor। आप बीच में अटक के स्पेक्युलेटर मत बनिए बस कि जल्दी से पैसे बने। कुछ लोग स्पेक्युलेटर बनते हैं और स्पेक्युलेटर एक लेजिटिमेट चीज है। अगर आपका वो टैलेंट है, आपके पास टाइम है और रिस्क के लिए पैसा है, तब स्पेक्युलेटर बने, नहीं तो नहीं। अब ये हो गया मेरा दूसरा इस चीज पे जो है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। तीसरा है कि अगर आप वेल्थ क्रिएट करने के बारे में सिंपल तरीके से अगर सोचे, तो मेरे कुछ फेवरेट एक्सपर्ट्स लोग हैं जो फिनेंस के बारे में, पर्सनल फिनेंस के बारे में लिखते हैं। उनमें से एक है मॉर्गन हाउसल। मॉर्गन हाउसल के आर्टिकल्स या कुछ बुक्स होंगे तो आप जरूर उसको पढ़िए। लेकिन मैं अगर संक्षेप में अगर ये कहूं कि मॉर्गन हाउसल का क्या है, वो 4 स्टेप्स जो हर एक निवेशक को याद रखना चाहिए, वो पहला ये है कि स्पेंड लेस देन यू अर्न। ये पहले स्टेप में लोग अटक जाते हैं। सर वापस एक बार, स्पेंड लेस, सेव द, हाँ, स्पेंड लेस देन यू अर्न। Spend less than you earn. Okay. You spend less than you earn. Right. Spend less than you earn. Right. Save the difference. Invest it in a diversified portfolio with the help of a trusted advisor. Right. And 4th step is have patience. Okay. ये 4 ही स्टेप है। पैसा वेल्थ क्रिएट करने का सिंपल तरीका यही 4 स्टेप है। स्पेंड लेस देन यू अर्न, सेव द डिफरेंस, इन्वेस्ट इट इन अ डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो विद द हेल्प ऑफ अ ट्रस्टेड एडवाइजर, एंड हैव पेशेंस। फर्स्ट और लास्ट स्टेप्स बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है फर्स्ट और लास्ट। So we have to think about that as well. And the final point I will talk about that investors should know, जो in preparation to become a good investor, to not have financial anxiety, the final step is to realize कि पैसा और हम जो wealth जो हम create करना चाहते हैं, पैसा एक बहुत ही एक इमोशनल चीज होती है। और इसमें हमारा जो है पर्सनल बायस
हमारी पर्सनल ओपिनियंस आते हैं आती और हैं। हम किसी को ट्रस्ट नहीं करना चाहते। Yes, completely. और वी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट बिकॉज उसमें बहुत सारे ऐसे बायसेस आ जाते हैं हमारे कि अरे रिस्क बहुत बढ़ गया, पैसे निकाल लो, अरे नहीं आज वक्त अच्छा है, इसने बोल दिया तो ये करते हैं, इसको मैं मानता हूँ उसको नहीं मानता हूँ। तो ये जितने बायसेस होते हैं, जितने ओपिनियंस होते हैं, ये हमें बहुत इफेक्ट करता है। और मेरा ये मानना है कि आप जैसे कि इस चैनल के थ्रू अपने इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टर अवेयरनेस की जो ये सब्जेक्ट में आप काम कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया काम। लेकिन हर एक इन्वेस्टर जो है वो यूनिक है, कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो पढ़ने में या टीवी देखने से ये नहीं होता कि ये आपके लिए सोल्यूशन है। जी। तो कैसे करते हैं लोग कि बस मान लिया जो बुक्स बने हैं या चैनल्स पे कुछ पढ़ करके, बट एवरीथिंग व्हाट एवर दे आर सेइंग इज जनरल एक्चुअली, लेकिन एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। राइट। किसी के घर में बूढ़े माँ बाप हो सकते हैं, किसी के घर पे स्पेशल चाइल्ड हो सकता है, किसी की डिवोर्स हो चुकी है, कुछ और। तो ये बातें सुनकर will not be able to do it. So my last and final advice is कि please find a trusted certified advisor, and I am sure Deep that you have a lot of happy customers, and I invite every customer, every investor who's watching to think about it कि एक trusted advisor जिसके साथ आप बात सकते हो, जिसको उनके साथ आप अपनी जीवन have the best experience in your financial journey. So I will stop here to see if you have any other questions on this, Deep, but these are the 4 steps I feel are important for people to think about. Wow, great, amazing. You really gathered so many things into one single question, and really, I know that you are the amazing writer, Ajit. There is no doubt about it. Ajit, another question which I have is there are a lot of many new millennium investors which are using a lot of tech platforms at this point of time, and what the average stickiness of those people are not much, and making the money, ये जो पूरी process है, ये इस platforms पे बहुत low है, including मुझे ऐसा बोलना सही रहेगा गलत रहेगा I don't know, but the kind of even the products what the tech platforms are offering, I have my own doubts and questions. So what is your message to all these DIY investors? And because data is there with you, much better data is there with you, so your message for those guys. तो मिलेनियल इन्वेस्टर जो है वो बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही इन्फॉर्म्ड, बहुत ही एक अवेयर इन्वेस्टर है। वो हमारे जमाने के इन्वेस्टर नहीं है जहां पर हमें ढूंढता दौड़ता फिरना पड़ रहा था कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिले, और हमें स्टॉक ब्रोकर के बातें सुनने पड़ती थी, व्हाटएवर। टुडे एवरीथिंग इज ऑन सोशल मीडिया। यू वांट टू गूगल एनीथिंग, यू वांट टू लर्न अबाउट फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स, अबाउट इन्वेस्टिंग, यू कैन लर्न, इट इज नॉट डिफिकल्ट। So today's millennial investor is a very informed, very intelligent, very capable investor. Yeah. And therefore they feel Deep ki millennial investors using many of these tech platforms जैसे कि आपने कहा, मेरे हिसाब से this is actually an issue of trust. The millennial investor trusts technology because technology makes very little mistakes. Right. The experience of doing something is not, very, very rarely some error will happen. But otherwise, it is convenient, it is reasonably safe, and it is, does not make errors, does not make mistakes. And trust जो है, anything to do with money, anything to do with investment, उसका जो foundation है, जो नींव है, वो trust है. Right. और 2008 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद दुनिया में जितने भी सर्वेस रहा है इन्वेस्टर्स के साथ, निवेशकों के साथ, तो द ट्रस्ट इन फाइनेंशियल सर्विसेज, इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, इन फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैव ओनली गॉन डाउन, बिकॉज लोगों को ऐसा लगता है कि बस मेरा पैसा जो है वो कहीं ना कहीं डूब जाएगा, ये गलत इन्वेस्टमेंट करेगा, and the experience has been very bad, right? Yes. But and therefore if trust is the issue, for a millennial investor, they feel that technology does not make mistakes. I can read, I can research, I can take my time, and I can do it at my convenience. So वो उनके लिए जो transparency है, that becomes trust. But there is one problem, right? According to me, from the experience of these millennial investors and other investors that I have seen, using technology platforms where there is no human being involved in the whole process and transaction is very good. There is no problem with it. But it is good up to maybe 2 to 5 lakh rupees, not beyond that.
क्योंकि मेरा, जब मैंने इन्वेस्टर्स और मिलेनियल इन्वेस्टर्स के साथ भी जब मैंने बातें की हैं, तो उनका ये कहना है कि सर देखो, हम तो अभी बस नौकरी शुरू की है, तो 2,000 की एसआईपी है, 5,000 की एसआईपी है, तो अब जाके कुछ ना 1,00,000-2,00,000 रुपए हमारे जमा हमने किए हैं, ठीक है, कुछ हॉलिडे के लिए, कुछ फोन खरीदने के लिए, जो भी हो। लेकिन अगर हमारे पास 5 लाख हो या 10 लाख हो ना, तो किसी की कॉलर पकड़नी होती है कि कुछ अगर हो तो मुझे आदमी चाहिए। वो टेक्नोलॉजी में मैं पूरा पैसा नहीं लगाऊंगा, वो मेरी जो छोटे मोटे एसआईपी जो चल रहे हैं वो चलने देते हैं। लेकिन अगर मुझे बड़े पैसा लगाना है, मुझे और भी आगे गोल्स के बारे में सोचना है, तो मुझे एक ट्रस्टेड एडवाइजर चाहिए, किसी के कंधे को जो मैं पकड़ सकूं या कॉलर पकड़ सकूं कि भाई मुझे आप ठीक तरीके से एडवाइस दो। तो आई फील दैट technology platforms are okay for you to start your investment journey, do your first SIPs. But when you're thinking about investment goals, when you're thinking about larger amounts, it is best to always have a financial advisor, a person with whom you can sit and you can discuss. क्योंकि देखो, टेक्नोलॉजी भी 5 क्वेश्चंस पूछेंगे और उस 5 क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से वो आपका रिस्क एपेटाइट बताएंगे। इसमें गलत बात कोई चीज नहीं है, बट वो बहुत जनरल हुआ। जैसे कि मैंने पहले कहा, the financial lives of every individual is unique. So that uniqueness can be understood only by a financial advisor who has seen 150 families, 200, 500 families and different situations to advise them correctly. So, right. So my advice to millennial advisors is use technology platforms by all means, but find a good financial advisor who also uses technology in his office and uses technology products. That is the best combination. Right. Amazing. Ajit, in India, basically, what is another common issue with these millennial investors, or you can say the new class of new investors, that retirement is the one very big area where the people are still not planning. So, what is your take on the asset allocation for this kind of guys for the retirement per se? And how they can, मतलब आप हमेशा how की बात करते हो, I really like that approach. You always speak about how. So, how they can really go for the right product for this retirement per se? Retirement solution per se. I understand, Deepan. It is a very important question. पहली बात यह है कि जब रिटायरमेंट के गोल के ऊपर जितने भी सर्वेज मैं ये कहना चाहूंगा कि साइंस को नजर में रखते हुए, एविडेंस को नजर में रखते हुए, लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन या नॉलेज है साइंटिस्ट्स और इकोनॉमिस्ट्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के बारे में, तो वो अगर उसको हम देखें तो रिटायरमेंट ये वर्ड ही जो है ना, लोगों को अभी अच्छा नहीं लगता। रिटायरमेंट वर्ड ही ना दिमाग में कुछ एक नेगेटिव सा पिक्चर आता है कि वो मेरा एक मामा है जो रिटायर हो गया, अभी वो बेटे के घर आधा टाइम, बेटी के घर आधा टाइम, बच्चों को स्कूल ले जा रहे हैं, कुछ डायबिटीज है, कुछ ब्लड प्रेशर है। तो वो जो इमेज है ना रिटायरमेंट का, वो अच्छा नहीं लगता लोगों को। और आप अगर मिलेनियल इन्वेस्टर की हम बात कर रहे थे, तो मिलेनियल इन्वेस्टर को पूछिए तो वो बोलेंगे रिटायरमेंट क्या चीज होती है। मैं तो यार, मेरा जो टैलेंट है, मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं टेक्नोलॉजी में हूँ, मैं सर्विस इंडस्ट्री में हूँ, कुछ भी हो, मैं तो जिंदगी भर काम करूंगा, कमाऊंगा, जो मुझे अच्छा लगे मैं वो काम करूंगा। मुझे अब मैं ऐसा कोई 50 या 60 में रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोच रहा हूं। तो दीप, फर्स्ट पॉइंट, रिटायरमेंट वर्ड ही हटा दो, फाइनेंशियल फ्रीडम कहो उसको, फाइनेंशियल फ्रीडम। हमें ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम का। वो फिर भले फाइनेंशियल फ्रीडम, ये रिटायरमेंट वो पुराने जमाने का फाइनेंशियल वर्ड हो गया जो आप सोच रहे हो, लेकिन नए जमाने का इसका सोच जो होना चाहिए इस फाइनेंशियल फ्रीडम। एक अगर मिलेनियल भी हो, उसे फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचना है कि बॉस, मुझे बहुत जल्दी ऐसा एक कॉर्पस बनाना है ताकि मैं आगे जो मेरा मन कहे वो मैं काम कर सकूं, जिसमें मेरा पैशन हो, जो मेरा हॉबी हो, मैं उसमें काम करूं। अगर वो कन्वेंशनल कोई नौकरी में काम कर रहा है, वो 50 के हो 60 में हो, आई वांट फाइनेंशियल फ्रीडम, तो फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में प्लान कर रहा है, उसका ही एक मतलब रिटायरमेंट को आप फाइनेंशियल फ्रीडम मान लीजिए एक तरीके से। और इसमें दीप, सेकंड पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, और बहुत ध्यान से इस पॉइंट को मैं समझता हूं कि इन्वेस्टर्स और जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये समझना चाहिए। रिटायरमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम, आप जो भी नाम से बुलाए, is the only financial goal for which you do not get a loan. Loan, yes. आप इस बारे में सोचिए। This is the only financial goal for which you do not get a loan. आपको शादी करनी है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, बिजनेस शुरू करना है, फॉरेन जाना है, बच्चे की पढ़ाई में फॉरेन कराना है, इंडिया में कराना है, सबके लिए लोन मिल जाएगा। एजुकेशन लोन मिल जाएगा, होम लोन मिल जाएगा, पर्सनल लोन मिल जाएगा।
बिजनेस लोन मिल जाएगा। लेकिन आप ये तो ट्राई कीजिए कि कोई बैंक में जाकर के बोले कि मैं रिटायर हो रहा हूं, मुझे रिटायरमेंट लोन चाहिए तो कोई देगा नहीं आपको। हाँ, एक रिवर्स मॉर्गेज प्रोडक्ट है यस, जो अभी इंडिया में उतनी मैच्योर नहीं हुई श्योर है नहीं है, प्रोडक्ट। यस। तो रिटायरमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम जो है उसके लिए आपको बिल्कुल बहुत पहले से प्लान रहना पड़ेगा कि मैं रिटायरमेंट के लिए सेव करूं। तो दैट इज पॉइंट नंबर 2 कि रिटायरमेंट इज द ओनली फाइनेंशियल गोल फॉर व्हिच यू डोंट गेट अ लोन। आपके बच्चे को आपको फॉरेन में पढ़ाना है, बच्चे को बोल देना कि भाई स्कॉलरशिप लाए, मैं थोड़ा सा पैसा डालूंगा, बाकी तुम लोन ले लेना और फिर नौकरी करते वक्त तो लोन चुका देना, ठीक है ना। तो मैं पूरा पैसे जोड़ने वाला नहीं हूं, मैं अपने रिटायर। सी इंडियंस में, आई थिंक इंडियंस में नहीं कहूंगा, एशियंस में भी ऐसा एक ही है कि जब वो रिटायर होते हैं तो वो अपना लाइफस्टाइल कम कर देते हैं। राइट, गाड़ी छोटा कर देते हैं, घर छोटा कर देते हैं कि भाई अभी हमें इसी पैसे पे रहना है। हाँ, वेस्टर्न इकोनॉमीज में जब रिटायर होते हैं लोग तो उन लोग लाइफस्टाइल ऊपर कर देते हैं, ऊपर लोग कर, वर्ल्ड ट्रिप में चले जाते हैं राइट, और ये करते हैं। और उसका उसका रीजन ये है कि इन मच ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, वहां मैं कंपेयर नहीं करूंगा बट मैं सिर्फ बता रहा हूं कि वो क्यों ऐसे करते हैं। वहां पे ऐसा है कि ये अगर मेरा एसेट है, मेरा घर है, मेरा पैसा है, तो मैं इसको ऐसा यूज करूंगा कि जब मेरा एंड होगा तो तब तक ये जीरो हो जाएगा। वाओ, और इंडिया और एशिया में लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जो मेरा पूंजी है ये मरने के बाद भी ना मेरे बच्चों को जाना चाहिए, मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा इसको इस तरीके से इस्तेमाल, मेरी खुशी से जो इस्तेमाल करना है। लोग क्या कहेंगे कि मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ने गया। अरे ये सोचना बंद करो, थोड़ा सा अपने लाइफ के लिए जियो, बच्चे अपने काम देख लेंगे, बड़े हो जाएंगे, जो भी करना है करेंगे। सीरियसली राइट, लेकिन what I'm trying to say is that there is a difference in thought process, और उस सोच को बदलने की जरूरत भी है रिटायरमेंट में कि आप अपने पूंजी को इतना भी डिफिकल्ट मत कीजिए। और आप डिफिकल्ट करोगे अगर आप ये सोच के चलोगे कि मुझे एक रिटायरमेंट में इनकम भी चाहिए और जब मैं मरूं तो मेरे बच्चों के लिए मैं 2 करोड़ छोड़ के जाऊं। अरे भाई किस रीजन के लिए वो आप यूज करें आपके मतलब जो है खुशी के लिए, आपके जो गोल्स है उसके लिए यूज करें। तो ये होगी तीसरी चीज कि माइंडसेट की चेंज। चौथी चीज जो मैं, फोर्थ थिंग दैट आई विल टॉक अबाउट इन रिटायरमेंट इज दैट एज आई सेड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल। उसको प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। जितने भी सर्वेज में मैं देखता हूं तो पहले बच्चों के लिए जो गोल्स हैं वो पहले आते हैं, बच्चों के एजुकेशन, बच्चों की शादी, फिर स्पाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए, फिर मेरा लाइफस्टाइल, मेरा वो, और उसके लास्ट में आता है रिटायरमेंट, जैसे कि इट इज एन आफ्टर थॉट। और ये जो सोच है कि मैंने अपने बच्चों को बड़ा करके बड़ा किया तो अब वो देख लेंगे कि दे विल टेक केयर ऑफ मी इन माय ओल्ड एज, इट इज चेंजिंग इन द बिग सिटीज एंड इन मेनी अदर प्लेसेस वेयर पीपल आर सेइंग कि नो आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन माय चिल्ड्रन। पता नहीं बच्चा कहीं ऑस्ट्रेलिया में हो, यूएस में हो, कहीं और पढ़ रहा हो, या दिल्ली में हो, मैं कैलिकट में हूं। तो ये जो है थोड़ा सा चेंज हो रहा है। सो व्हाट वन शुड डू अबाउट रिटायरमेंट अकॉर्डिंग टू मी, द हाउ टू। पहला बात कि प्रायोरिटाइज रिटायरमेंट, यहीं से शुरुआत करो। दूसरा बात कि आपको जब ये कैलकुलेट करना होता है कि आपको कॉर्पस कितनी चाहिए रिटायरमेंट के लिए, तो आप ये ध्यान में रखें कि इफ यू वांट टू बी रियली कंजर्वेटिव, 30 टाइम्स ऑफ योर एनुअल एक्सपेंस शुड बी योर रिटायरमेंट गोल। ठीक है, तो 30 टाइम्स ऑफ योर एनुअल एक्सपेंस टुडे। So supposing you are a 30-year-old person, okay, and your current expense is 1 lakh rupees every month, ठीक है, that means you're spending 12 lakh rupees every year, ठीक है। तो 12 lakhs अगर आपका annual expense है तो उसका 30 times, okay, is what should be your 3 crore 60 lakhs has to be the corpus. 3 crore 60 lakh should be your, but यहाँ पे लोग गलती कर जाते हैं बिकॉज इट इज अ सिंपल कैलकुलेशन ऑफ सेइंग दिस इज 30 टाइम्स। इन्फ्लेशन तो कैलकुलेट ही नहीं किया, यस है ना। उसमें तो से इन्फ्लेशन जहां पे अटकते हैं बिकॉज लोग सोचते हैं कि बॉस ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है फाइनेंस, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे बता दो कि कैसे करना है, हाउ टू। तो मेरा इसमें जो एडवाइस रहेगा, यहाँ पे एक मैजिक नंबर 72, दीप आप भी यूज करते होंगे अपने प्रैक्टिस में, मैजिक नंबर 72 को यूज करें so that you understand what will be your actual corpus requirement when you turn 60 years of age. Assuming that at 60 you will stop doing things and you will do something else. तो आप अगर 30 साल के उम्र में अगर आपका 12 लाख का अगर एनुअल एक्सपेंस है, okay, then how to use the rule of 72 is that 72 का मैजिक नंबर उसको इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको कोई रेट ऑफ रिटर्न पता करना है
कि मुझे in 7 years if I have to double my money, what is the rate of return? 72 को 7 को डिवाइड करें, 72 डिवाइड बाय 7, 10%. अगर 10% का आपका रिटर्न हो तो in 7 years you will double your money. Right. ठीक है. उल्टा, अगर मुझे कोई ही इन्वेस्टमेंट में 10% का रिटर्न आ रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट मेरा जो है वो कितने साल में डबल होगा? 72 डिवाइड बाय 10, 7 years में डबल होगा. तो अगर आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो या नंबर ऑफ इयर्स हो, 72 से डिवाइड करें तो दूसरा वाला अंक आपको मिल जाएगा. तो आज अगर समझिए कि इंडिया में इन्फ्लेशन 7% है, जो गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट जो बढ़ रही है, इट इज 7%. 72 डिवाइड बाय 7 मींस दैट इन 10 years इन्फ्लेशन को लेकर के आपका जो आज का एक्सपेंस है वो डबल हो जाएगा. Yes. तो फॉर अ 30-year-old person who is spending 12 lakh rupees a year, at the age of 40 it will double to 24 lakhs. Yes. At the age of 50 it will double to 48 lakhs. And at the age of 60 it will further double to 96 lakhs a year. So that calculation one should know. फिर 96 lakhs आपके पास नंबर आया तो अब उसको 30 से मल्टीप्लाई करें तो आपको कॉर्पस उसका पता चलेगा कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेरा कॉर्पस क्या होना चाहिए. तो ये हो गया एक सिंपल सा हाउ टू यूज द रूल ऑफ 72, मैजिक नंबर 72. टू आप 72 को डिवाइड करें, इन्फ्लेशन नंबर जो आपको लगे कि इन्फ्लेशन ये नंबर है, तो आपको नंबर ऑफ इयर्स मिलेगा जहां पर आपका एक्सपेंस डबल होता जाएगा. तो यू कैन यूज दैट टू कैलकुलेट योर कॉर्पस. और फिर ऑनलाइन में बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं, आपके पास होंगे कैलकुलेटर्स टू डिसाइड कि इसके लिए हमें एसआईपी क्या करना है या टॉप अप एसआईपी कैसे करना है वगैरह वगैरह, ये आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं. तो दैट इज द फोर्थ स्टेप, लाइक आई सेड, टू कैलकुलेट योर कॉर्पस एंड टू कैलकुलेट इट इन्फ्लेशन एडजस्टेड. अगर ये चीजें आपने की हो तो देन योर फाइनल स्टेप इज दैट whenever you're nearing retirement, और मैं अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में बाद में करूंगा कि एसेट एलोकेशन क्या वगैरह, we can deal with that separately. But when you're nearing retirement or if you have retirement corpus, पहला आप जितने भी guaranteed products हैं, जो व्याय वंजना योजना है और जितने भी guaranteed products हैं, सीनियर सिटीजन्स डिपॉजिट स्कीम्स हैं, वो जो लिमिट्स हैं उसको आप पहला पूरा करें, पूरा इन्वेस्ट करें उस लिमिट्स में. उसके बाद आप अपने एडवाइजर के साथ बैठ के कोई एसेट एलोकेशन ऐसा बनाए जिससे आप इनकम कमा सकते हैं. सो दैट इज द सिंपल टिप ऑफ हाउ टू. और उस टाइम पे आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि मैं रिस्क कितना लेना चाहूंगा. हाँ, तो चलो फिर उसको हम उस नेक्स्ट क्वेश्चन में डील करेंगे. दीप, आप अपना अगला क्वेश्चन पूछिए. आई होप दैट दिस हैज बीन लिटिल हेल्पफुल. This is certainly welcome to help out to the common man. Ajit, my just one more question, that there are so many good products available in industry. पर से the retirement पे हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर लेते हैं, पहले इसको क्लोज कर लेते हैं. तो why only mutual fund people? Because ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार आता है, and I believe that there is no best man who can answer this question rather than Ajit Menon. That why only mutual? ऐसे म्यूचुअल फंड में ऐसे क्या सुरखा आपके पर लगे हैं कि सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही आप लोग अच्छे से कर सकते हो, क्यों बाकी प्रोडक्ट काम नहीं करते क्या? हाँ, तो इसका आंसर ये है, और ये एक बहुत ही फंडामेंटल स्टेप है दीप. वो ये कि दुनिया में 7 ऐसे एसेट्स हैं, 7 ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं कह सकते, एसेट्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं रिटर्न के लिए. और वो 7 के साथ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जो एसेट है वो दूसरे की तरह नहीं है. सो व्हाट यू वांट इज, जैसा कि हमारे बचपन में जैसे कि अपने दादी अम्मा हमें कहते थे कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, डिवर्सिफाई करो उसको, राइट? नहीं तो सब टूट जाएगा एक साथ. तो आपको डिवाइड करके डिवर्सिफाई करना है. तो अगर आपको डिवर्सिफाई करना है और सबके सामने ये क्वेश्चन होता है कि भाई डिवर्सिफाई कैसे करूं, कहां करूं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 7 एसेट है. वो 7 एसेट कौन कौन से हैं? इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, गोल्ड एंड प्रेशियस मेटल्स, commodities, real estate, currency, and alternates. Last is alternates. Alternates क्या होती है? Alternates में आ गया hedge fund, private equity, venture capital. आप पेंटिंग में इन्वेस्ट करो, एंटीक में इन्वेस्ट करो, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो, ये सब वो 7वां है, alternate. Yes.
ठीक है, और आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि ये सातों में मेरा पैसा बटा कैसे है, व्हाट इज माय एसेट एलोकेशन इन दीस 7 एसेट्स। ठीक है, अब गलती कहां से शुरू होती है दीप, एंड यू वुड हैव सीन इट विद अ लॉट ऑफ पीपल, कि सब पैसे लेके गोल्ड में चले गए जब रिस्क बढ़ा, सब पैसे लेके रियल एस्टेट में घुसे हैं लोग, या सब पैसे लेकर इक्विटी मार्केट में घुसे हैं लोग। वहां से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो शुरू होती है। आपको 7 एसेट क्लासेस में होनी चाहिए, और आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि आपके लाइफ के रिक्वायरमेंट और आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से वो सातों की प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए। मैं बिल्कुल किसी को ये नहीं कहूंगा कि बिटकॉइन में आप इन्वेस्ट मत करो, लेकिन बिटकॉइन सातवां ऑल्टरनेट क्लास है। वहां पे अगर आपको थोड़ा पैसा बनाना है, गवाना है, जो भी आपका हो, मैं एक्सपर्ट नहीं, मुझे नहीं पता ये ठीक है कि नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि बस ये खराब है, लेकिन आप 5 रुपए डालें उसमें, आप 50 रुपए मत डाले उसमें, आपके पास 7 है ना, और 7 बड़े बड़े हैं, इक्विटी है, फिक्स्ड इनकम है, गोल्ड है, कमोडिटीज है, रियल एस्टेट है, करेंसी है। तो अगर आपका एसेट एलोकेशन 7 एसेट क्लासेस में, एक्चुअली करेंसी को लोग ऐसे एसेट क्लास नहीं मानते, बट फिर भी मैंने उसको एक अलग सा एक दर्जा दिया है फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट राइट नाउ। बट अगर ये 7 आप माने, तो म्यूचुअल फंड्स एक ही ऐसा कैटेगरी है जहां में आप 7 में से 6 में तो इन्वेस्ट कर सकते हो। यस, ऑल्टरनेट्स में भले आप नहीं कर सकते, लेकिन 7 में से 6 आप कर सकते हो। बिटकॉइन आपको खुद करना पड़ेगा, पेंटिंग आपको खुद खरीदनी पड़ेगी, आप वेंचर कैपिटल या प्राइवेट इक्विटी आपको खुद करनी पड़ेगी, बट 7 में से 6 इक्विटी की पूरी मिल जाएगी आपको, फिक्स्ड इनकम की पूरी मिल जाएगी आपको, गोल्ड मिल जाएगा आपको, कमोडिटीज भी आजकल फंड्स हैं जहां पे आप कमोडिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट के फंड्स हैं, इंडेक्सेस हैं और फंड्स हैं जहां पे रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट्स की है, करेंसी के लिए आप इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो 7 में से अगर 6 एसेट क्लासेस म्यूचुअल फंड से आपको बहुत ही कन्वीनियंटली आप अगर कर सकते हो, तो दैट इज द रीजन व्हाई म्यूचुअल फंड्स नंबर 1 इज a good category for an investor. Right. Second is, it is the most regulated industry in India and globally. तो सेबी जो है इन्वेस्टर्स के लिए प्रोटेक्शन के लिए जितने ट्रांसपेरेंसी के लिए जितने स्टेप्स लिए हैं, इट इज, हमें लगता है कि टाइटन कर रहा है, स्क्रू टाइटन कर रहा है, लेकिन वो स्क्रू टाइटन इन्वेस्टर के लिए कर रहा है कि भाई आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। Of course, an investor has to take his own decisions and calls, but at least somebody is there who has taken care of making it as safe as possible. तो ट्रांसपेरेंसी है, और रिस्क कौन से फंड में क्या रिस्क है, कैसा है, सब ट्रांसपेरेंट है रूल्स के हिसाब से। That is the second. The third reason for mutual fund is that you have professional fund managers who are sitting in the morning from 9 o'clock to 3:30 to decide कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन से सेक्टर में घुसना है, क्या प्रोसेस होनी चाहिए, वगैरह वगैरह जो सोचना है। आपके पास आज कोविड की वजह से अनफॉर्चुनेटली लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, और वर्क फ्रॉम होम में टाइम ही टाइम है, तो आप लग गए कि आप अकाउंट खोल करके इक्विटी स्टॉक कर रहे हो, लेकिन एज थिंग्स नॉर्मलाइज, यू हैव योर ओन जॉब, यू हैव योर ओन पैशन, यू कैन डू दिस। फंड मैनेजर्स जॉब ओनली इज टू डू इट फ्रॉम 9 o'clock to 3:30. So let him decide, let a professional decide कि आप उसको कैसे करें। So I will stop there, and my reasons for why mutual fund is a good way, 7 assets that you can get today in India. So great, so great. So Ajit, I would like to understand more from you that these are you really summarize a very good way about the retail investors, about the retirement, about the millennial investors. What are those 7 steps and 7 asset class, what the people can really think about, why the mutual fund is the one asset class which can really offer the diverse range of products. It even nowadays offers the REITs also, and it includes the gold funds as well, and including including venture capital funds also we are carrying at this point of time. I will, one point of time there was a cinema fund also, I believe. It was not successful, but it was there. Right. So there was some IPO fund or something. Yeah, IPO fund. Yes, there is an IPO fund also. Yes, IPO fund. I believe Bharat Lawad is only managing, right, of Edelweiss. I believe. I don't remember now, but I think that all the categories are. Yes. So that's very good. Yeah. So one thing which I would like to understand, Ajit, that what is that about? What is more about PGIM? Because there are still so many people those would like to understand from you that PGIM is very globally very big company. So what is the views of PGIM in global context, and that to be what is the business model they're looking into the India, and what kind of growth opportunities they're looking into the India business?
you can say the words from you, please. So very quickly, and thank you, Deep, for asking that question. A lot of people don't know PGIM too well. It's a new brand in India, but it is from a company that is more than 140 years old globally. One of the oldest financial companies in the world, which is Prudential. Wow. So PGIM is Prudential Global Investment Managers ka short form. Great. And this is different. This Prudential is Prudential of the US. Achha. There is also a Prudential of the UK, जो आज इंडिया में ICICI Prudential है जो, और ये Prudential जो है PGIM जो है, that is Prudential of the US. Two separate companies. Both are very respected old names in finance, very very strong track records. PGIM is the 10th largest mutual fund in the world. That is another thing that people may not know. It is the 10th largest mutual fund in the world. अगर PGIM को अगर हम देखें तो 109 लाख करोड़ मैनेज करते हैं globally in mutual funds. आज इंडिया की mutual fund industry is 33 lakh crores. PGIM alone is managing 109 lakh crores as one company. 3 times bigger. And if you look at Prudential, which is the parent of PGIM, total we manage almost 124 lakh crores, $1.5 trillion. It is the 10th largest in the world. And in India, we manage a little above more than 9,000 crores of mutual funds now, because we've started off as a 100% PGIM fund only in 2019. But PGIM के बारे में यही कहना चाहूँगा कि 140 साल के ऊपर जो experience और expertise हैं, globally they have more than 38 locations where they are present. 1300 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर्स हैं उनके टीम में, जहां से हमें काफी कुछ इंसाइट्स, काफी कुछ हेल्प, काफी कुछ प्रोसेस के बारे में समझने को जो मिलता है. और इस पैंडेमिक में दीप, जैसे कि आपने देखा कि कोविड जो है एक चीज जो लोग सबको इफेक्ट कर गया अराउंड द वर्ल्ड, इन्वेस्टर्स को, इंडिया में इन्वेस्टमेंट सब कुछ इफेक्ट कर गया, नौकरियां, जॉब्स, माइग्रेंट्स, कितने इश्यूज हुए. एंड इट वाज नॉट समथिंग दैट स्टार्टेड इन इंडिया. It started outside of India and it affected the whole world, including India. तो आज का जो जमाना है, जो टाइम्स हैं, यहाँ पे globally अगर कुछ चीज होती है तो it can affect all over the world. And every investor, even all investors sitting in Nagpur or Bombay or wherever it affects. Agree. So good advantage for me and my team to be part of PGIM is that PGIM is the 10th largest in the world. It's got so many investment managers who can give us advice and who can give us information about what's happening in the world. They're very, very strong on making that consistent process in their fund management, and they also monitor us to make sure that we are having very strong processes on our investment. Thankfully, our funds are also doing extremely well because of that strong process that we follow. So that is very good. The job of companies, if we have taken money from the investor, we of only then we even justify ourselves. But we are very happy that we have a parent like PGIM, being the 10th largest in the world. Technically in India, therefore, it is the largest international mutual brand. But most people don't know much about it because it is PGIM and they don't realize it's PGIM Global Investment Managers as a brand. So a very large mutual fund company, Deep, and the plans in India is clearly to be here for a long, long time. PGIM is very committed to India. 140 years all around the world. They believe that the next 140 years growth will come from outside of the US and other emerging markets like us, where we are young countries which are growing. So the commitment is very, very strong, good quality products. We ourselves have 17 members in our investment team. So a lot of analysts and fund managers to make sure that we are doing things as per the regulation and as per our internal processes. So I hope that gives an idea of that. That gives an idea, yes. So it was a great stuff that you had been added as a financial anxiety to financial wellness. I believe kashmakash to clarity. I believe question mark to the answer, and so many good things which you really shared, and the wisdom of Ajit Menon last 20 years in the industry. I'm sure the people will certainly going to use it, and people will certainly will going to make the most of this experience from you, Ajit. Thank you, Ajit. Millions of thanks for every single minute you spared with us. I'm sure that your schedule is really packed, and it's an honor to have you on the show. Thank you very much. And once again, probably we will going to request you to come
come out with something new. Of course. The show of Imperial Money. Of course, Deep, thank you so much for this opportunity. My best wishes to Imperial and all the investors and viewers. I think even though I have a lot of experience, I believe that we are all learning all the time. So when you listen to experts, even if you're listening to me, you can take some of the points which are useful for you. But at the end, I believe that common sense is good enough for people to, make the best out of their wealth. And whatever I've shared today, if you think about it, is only putting those things into a common sense framework or sequence कि first step ये होना चाहिए, second ये होना चाहिए, third ये होना चाहिए. अगर आप वो follow करो, एक discipline रखो, I think everything is possible. So thank you for the opportunity. All right. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.